नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर के सर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इतिहास। इतिहास में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्राग ऐतिहासिक काल के हमने तीन काल पढ़े थे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो मैंने क्रम से आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से, पूरी क्लास 3 से शायद 4 क्लास होंगी, उस क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर जो नया है वो बच्चा, वो प्लीज पीछे की कक्षाएं देख के आए, तब उसको ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। कोई बात नहीं है, यहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे की कक्षाएं देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या था? सभ्यता। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता में क्या पढ़ेंगे हम? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन थी, कौन कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, की गढ़ी, बनावली, गणवेरी वाली, गणेश, आहड़, कालीबंगा, पीलीबंगा, ये जो भी सभ्यताएं हैं वो सब हम इसके अंदर एक एक टॉपिक, ज्यादा बड़ा वीडियो हम बनाएंगे नहीं, एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सभ्यता के बारे में बता देता हूँ। तो सभ्यता शब्द है वो लैटिन भाषा के सिविलाइज शब्द से आया है। सिविलाइज शब्द का अर्थ क्या होता है? नागरिक। क्या होता है? नागरिक। या हम इसको क्या कह सकते हैं? शहर का निवासी भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शहर का निवासी हम इसको कह सकते हैं। किसको? सिविलाइज। इस शब्द का अर्थ है नागरिक या शहर का निवासी। सिविलाइज शब्द है, इस शब्द से सभ्यता शब्द बना है। अब हम पढ़ते हैं सभ्यता का अर्थ क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? सभ्यता का अर्थ क्या होता है, सभ्यता किसको कहते हैं। तो ध्यान देना, क्या करना? ध्यान देना। सभ्यता हम उस उन्नत और संगठित मानव समाज को कहते हैं जिसमें लोग एक साथ व्यवस्थित होकर रहते हैं। यानी कि जो मानव समाज है उसके अंदर मनुष्य उन्नति करके, यानी विकसित होकर, एक संगठित यानी इकट्ठा होकर वहां पर रहते हैं, व्यवस्थित रूप से रहते हैं। कहां पर? किसी समाज के अंदर या किसी गांव, किसी शहर के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। या व्यवस्थित होकर रहते हैं, उसको हम सभ्यता कह सकते हैं। या उस उन्नत और संगठित मानव समाज को सभ्यता कहते हैं जिसमें लोग एक साथ व्यवस्थित होकर रहते हैं। किसी समाज में व्यवस्थित होकर रहना ही, या व्यवस्थित होकर या एकजुट होकर रहना ही किसी समाज में, ध्यान देना, किसी समाज के अंदर एकजुट रहकर या संगठित होकर व्यवस्थित रूप से हम रहते हैं, उसको सभ्यता कहते हैं। ध्यान देना, ये अलग है, ये अलग। इसका तात्पर्य क्या है? ध्यान देना, समझेंगे। इसका तात्पर्य है मानव द्वारा भौतिक तकनीक, भौतिक तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में की गई प्रगति। ध्यान देना, मानव द्वारा, किसके द्वारा? हमारे द्वारा, जो आधुनिक मानव है उनके द्वारा भौतिक, भौतिक यानी बाह्य रूप, बाह्य रूप, जैसे राजस्थान के अंदर हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, इसी प्रकार बाह्य रूप तकनीक, हम कौन सी तकनीक का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर कि लोग नक्काशी करने लगे, वो भी क्या थी? एक तकनीक थी। लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, वो भी क्या थी? वो भी एक तकनीक ही थी। तो ये भौतिक तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र, यानी हमारे समाज के जो क्षेत्र है, उनके अंदर, उन समाज को सुधार कर उनके अंदर की गई प्रगति ही क्या कहलाती है? सभ्यता कहलाती है। जैसे ये उदाहरण है आपके लिए, जैसे शहरीकरण हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 10th में भी हमने पढ़ा है, 9th में भी हमने पढ़ा है। शहरीकरण क्या होता है? बाद में आता है लिपि। शहरीकरण का अर्थ यानी कि सुव्यवस्थित रूप से उस शहर या उस गांव को अच्छी तरीके से नाली निकालना, शिक्षित करना या व्यापार करना। जैसे पूरा शहर का एक नगर नियोजन, जैसे हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं, उस तरीके से एक समाज को अच्छी तरीके से बनाना शहरीकरण कहलाता है। यानी शहर के जैसे ही बनाना, हर एक चीज का, हर एक वस्तु, वहां पर हर एक वस्तु का मिलना, हर एक वस्तु का अलग, यानी हर एक वस्तु का अलग स्थान होना। जैसे पानी निकालने के लिए अलग नालियां होती है, और जैसे गंदे पानी को निकालने के लिए अलग होती है, बारिश का पानी रोकने के लिए अलग नालियां, वो सब शहरीकरण के अंदर आता है। बाद में आता है हमारे पास लिपि। लिपि किसको कहते हैं? लेखन, यानी लिखने की कला, लिखने की कला को हम लिपि कह सकते हैं। जैसे हम ब्राह्मी लिपि हो गई हमारी, देवनागरी लिपि है, रोमन है, ये जो लिपियां हैं वो लेखन कला के अंदर आते हैं, यानी वो लिखने की विधि है।
अब जैसे हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के अंदर जैसे हमारे पास क्या है, हिंदी भाषा है, लेकिन हमारे पास लिपि कौन सी, भाषा कौन सी है, हिंदी है, लेकिन लिपि कौन सी है हमारे पास, देवनागरी लिपि है। हम देवनागरी लिपि लिखते हैं। तो लेखन कला हो गई। लेखन कला जिस भी लिपियों से लिखने की कला होती है, किसी भी प्रकार से, ब्राह्मी हो गई, और जो वो होता है ना, वो जैसे अंधे लोग पढ़ते हैं उसको, वो भी लिपि में आता है। अब उसको क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं है, मैं कल शायद आपको बता दूंगा अगली कक्षा में। कानून व्यवस्था, ध्यान देना, कानून व्यवस्था, शहरीकरण हो गया, लिपि हो गई, और कानून व्यवस्था जरूरी है। कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बदमाशी कर ले, उसका दंड मिलना उसको आवश्यक है, वरना वो उत्पात मचा देगा। वो सब कानून व्यवस्था के अंदर आते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं स्त्रियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, वो स्त्रियों के साथ ही नहीं, आजकल तो पुरुषों के साथ भी हो रहा है। स्त्रियां कर रही है, वो स्त्रियों के साथ पुरुष कर रहे हैं। पता नहीं हमारा मुफ्त समाज बन गया। तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था बनना। किसकी बात करें हम, समाज की बात कर रहे हैं। व्यापार करना, आत्मनिर्भर होने के लिए व्यापार करना, कला का विकास करना, सब सभ्यता के अंदर ही आते हैं। ये सब सभ्यता का अर्थ है। एक बार फिर से बताता हूँ, उस उन्नत और संगठित मानव समाज को सभ्यता कहते हैं जिसमें लोग एक साथ व्यवस्थित होकर रहते हैं। दूसरी बात, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य मानव द्वारा भौतिक यानी बाह्य रूप से, तकनीकी यानी हम तकनीक का उपयोग करते हैं, हर एक प्रकार की तकनीकी, जिसको क्या, तकनीक को क्या कहते हैं हम, हम्म, जुगाड़। जैसे जुगाड़ हो गया, हमारी अपनी भाषा में जुगाड़ हो गया। तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई प्रगति। सामाजिक क्षेत्र आप समझ गए होंगे, जैसे समाज के अंदर कोई भी बुराइयों को मिटाकर उसकी जगह कुछ अच्छा बता देना ही सामाजिक क्षेत्रों के अंदर प्रगति होती है। जैसे कि शहरीकरण, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, लिपि हो गई, लिखने की कला हो गई, कानून व्यवस्था हो गई, और व्यापार हो गया, और कला का विकास। कला का विकास मतलब चित्रकारी, चित्रकारी जैसे हो गई। हर एक कला, किसी को बोलने की कला आती है, किसी को लिखने की कला आती है, किसी को चित्र करने की कला आती है, और किसी को नृत्य करने की, किसी को गाने की आती है। वो अलग अलग कलाएं हैं। तो वो सब सभ्यता के अंदर ही आता है। लिखना किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ शब्द न है। सभ्यता शब्द लैटिन भाषा की सिविलाइज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ नागरिक या शहर का निवासी होता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। सर, सभ्यता और संस्कृति, क्या सर सभ्यता और संस्कृति एक ही होती है? नहीं बच्चा, अलग अलग होती है। हाँ, मान सकते हैं हम। ओके, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हम कहते थे सभ्यता, एक मिनट का, सभ्यता, लिटरली ध्यान, सभ्यता। क्या सर सभ्यता और संस्कृति एक ही होती है? अब हम कई बार हम बोल देते हैं कि सर सभ्यता, हम संस्कृति को भी सभ्यता बोल सकते हैं। नहीं, ध्यान देना। देखिए, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। सभ्यता, ध्यान देना, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं। ध्यान देना, क्या कह रहा हूं मैं, संस्कृति और सॉरी, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर होता है। लेकिन दोनों में ध्यान देना, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है मैं बताऊंगा। ध्यान देना। सर, हम बोल सकते हैं बच्चा कि कई बार होता है कि हम किसी से पूछ लेते हैं कि सभ्यता किसको कहते हैं, तो बच्चा कह देता है कि हमारी जो संस्कृति है उसको सभ्यता कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मान सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के क्या है, पूरक है, समानार्थी हो सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर होता है। आज मैं आप लोगों को वो दोनों ही अंतर आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान देना, सभ्यता और, हेडिंग होगी हमारी, क्या होगी, सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता मैंने आप लोगों को बताया था किसको कहते हैं, सभ्यता है
संस्कृति में ध्यान देना। सभ्यता किसको कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास यही आता है, सभ्यता किसको कहते हैं? तो हम पहले लगाते हैं सभ्यता। ध्यान देना स्टूडेंट्स। देखिए मैं आप ही की मदद के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, पढ़ना। इसका संबंध हमारे बाह्य जीवन, क्या हो गया? इसका संबंध हमारे बाह्य जीवन, ध्यान देना, बाह्य जीवन जैसे भौतिक सुख सुविधा, रहन सहन, तो इसका क्या हो गया? इसका संबंध रहन सहन, भौतिक सुख सुविधा, रहन सहन, खान पान, ध्यान देना, ये सब इसमें आता है, ये सभ्यता में है। खान पान और किससे है? विज्ञान से से ध्यान देना। सामान्य, यह सभ्यता की आत्मा है। ध्यान देना, मैं बताऊंगा आप सबको। और इसे महसूस किया जाता है। ध्यान देना, क्या कहना, ये क्या कहता है, बोलिए क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान देना, सभ्यता व संस्कृति में क्या अंतर है? ध्यान देने, सभ्यता और संस्कृति, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कई जगह हम बोलते हैं, किसी बच्चे से पूछ भी देते हैं, और कोई स्टूडेंट बता भी देता है, ध्यान ऐसा वो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर सभ्यता संस्कृति तो होती है, उसकी बात सही है, कुछ हद तक
ठीक है, लेकिन दोनों में क्या होता है, दोनों पूरक तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन क्या होता है कि कुछ जगहों पर या कुछ मूलभूत इन दोनों में अंतर होता है। जैसे सभ्यता, सभ्यता किसको कहते हैं? सभ्यता, इसका संबंध हमारे बाह्य जीवन, बाह्य जीवन का हम समझते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे भौतिक सुख और सुविधाएं। भौतिक सुख सुविधाएं समझ रहे हो आप? जैसे हमें बाहर से कुछ सुविधाएं मिल रही है, कुछ सुख मिल रहे हैं, जैसे हम पैसे कमा रहे हैं, वो बाह्य तो है, आंतरिक थोड़ी ना है। तो बाह्य सुख सुविधाओं, रहन सहन और खान पान, रहना, रहन सहन भी तो हमारा बाह्य रूप से ही तो हो रहा है। खान पान हम बाहर से ही तो खाना खा रहे हैं। और विज्ञान, विज्ञान आप लोगों को पता है विज्ञान का क्या, किस चीज से? विज्ञान का तो होता है तकनीकी रूपों से। जैसे विज्ञान, जैसे मैंने नक्काशी कर ली, तो हमें बिना विज्ञान के नक्काशी नहीं होती है हम लोगों से। मैंने कुछ बना दिया, जैसे खाना बना रहा हूँ, तो खाना भी तो विज्ञान से ही बनता है। जैसे हमारे अब, जैसे हमारा एक क्षेत्र है, हमारा समाज हो गया, जैसे समाज हो गया, इसके अंदर हमको गंदे पानी को बाहर निकालना है। तो गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? नालियां बनाएंगे। लेकिन वो नालियां किस प्रकार से बनाए कि सारे घरों का पानी या पूरे गांव, पूरे समाज या पूरे गांव का पानी, कीचड़, वो गांव से बाहर चला जाए। उसके अंदर हम विज्ञान का ही तो उपयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ नालियां बना दिए, ढलान में बनाएंगे, वो कौन सिखाता है हमें? वो विज्ञान सिखाती है। ढलान में बनाएंगे और बाहर एक होल बना दिया, उसके अंदर हमारा पानी या गंदगी जो भी है वो सब गांव से बाहर होकर एक होद में गिर गई। वो तकनीक किस चीज से है? वो विज्ञान से है। हम आज नक्काशी करते हैं, तो उसके अंदर हम कलर पेंट करते हैं। हम तो उस कलर पेंट को ज्यादा चमकीला बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम विज्ञान का ही उपयोग करते हैं। विज्ञान से है, इसे आसानी से बदला या अपनाया जा सकता है। ये जो सभ्यता है, जो ये मैंने आप लोगों को बताया, भाई ये सुख सुविधा, रहन सहन, खान पीन, या विज्ञान, हम इसको बदल सकते हैं, आसानी से बदल भी सकते हैं और आसानी से इसको अपना भी सकते हैं। और फिर आती है हमारी संस्कृति। तो संस्कृति का संबंध हमारे आंतरिक जीवन, यानी हमारे अंदर का जो जीवन, सोच, हमारी सोच है, हमारे विचार है, हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारे विचार क्या है, मूल्य क्या है, धर्म क्या है, और कला, हमारी कलाएं हैं, नृत्य हो गया, गायन हो गया, बोलने की कला हो गई, लिखने की कला हो गई, वो अंदर से आता है, हमारे अंदर से आते हैं। यानी कि आंतरिक जीवन को ही हम क्या कह सकते हैं? संस्कृति कह सकते हैं। यह सभ्यता की आत्मा होती है। सभ्यता की आत्मा कौन होती है? संस्कृति सभ्यता की आत्मा होती है। और इसे गहराई से महसूस किया जा सकता है। हम इसको आसानी से ऐसे महसूस नहीं कर सकते, इसको हम छू सकते हैं। देखो, भौतिकी सुख सुविधाओं को हम छू सकते हैं। हमारे पास एसी लग गई, वो भी तो एक सुख है हमारा, कि हमें गर्मी के अंदर वो गर्मी से बचाएगी, तो वो उसको हम छू सकते हैं। रहन सहन, हमारा रहना कैसा है, हम कहाँ सोते हैं, कहाँ उठते हैं, कैसे बिस्तर है हमारे पास, कैसे कपड़े हैं हमारे पास, वो सब रहन सहन में आता है। खान पान, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, अच्छा खाते हैं, बुरा खाते हैं, या खराब हुआ गोरख है उसको खाते हैं, या अच्छा बनाकर ताजा बनाकर खाते हैं, वो सब खान पीन में आ गए। विज्ञान, उसको भी तो हम छू सकते हैं। हमने एक मिसाइल बना दी, वो विज्ञान ही तो है, 25 विज्ञान की तकनीकी से तो हमने वो मिसाइल बनाई, तो हम उसको छू सकते हैं। तो वो सब सभ्यता के अंदर आता है। संस्कृति के अंदर हम लोग क्या है? आंतरिक जीवन है, उसको छू नहीं सकते, सिर्फ उस गहराई से हम सोच कर उसको महसूस करते हैं। जैसे हमारी सोच को कोई छू सकता है? कोई भी बंदा आज से आज तक पैदा नहीं हुआ जो सोच को सॉरी छू सके, हमारे विचारों को भी नहीं छू सकता। पहली बात तो हमारे छूने की तो बहुत दूर की बात है, इसको बदल भी नहीं सकता उस विचार को। हाँ, वो कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारे विचार अपने आप बदल जाए, लेकिन दूसरा नहीं बदल सकता। हम खुद के विचार को ही बदल सकते हैं। मूल्य, मूल्य हो गया, धर्म हो गया, हम स्त्री को कौन सी स्त्री को किस नजर से देखते हैं, माता को किस तरीके से देखते हैं, बहन को किस तरीके से देखते हैं, हमारी जो पत्नी होती है उसको किस नजर से देखते हैं, या जो आसपास पड़ोस में जो लड़कियां होती है उसको किस नजर से देखते हैं, लड़कों को किस नजर से देखते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? धर्म के अंदर आता है। हमारी जो हम करते हैं, हमारा जो कर्म कांड है, वो किस प्रकार का, वो सिर्फ धर्म के अनुसार ही आता है। कलाएं मैंने आप लोगों को बताई थी, गायन कला हो गई, नृत्य कला हो गई, बोलने की कला हो गई, लिखने की कला हो गई, वो सब कला में आता है। ये सभ्यता की आत्मा है, और ये इसको गहराई से ही महसूस किया जा सकता है, अन्यथा इसको हम नहीं समझ सकते। किसको? संस्कृति को। तो ये इन दोनों में
मूलभूत अंतर है। अब मैं आप लोगों को सभ्यता के लक्षण बताता हूँ कि सभ्यता के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये सभ्यता है कि संस्कृति है। देखिए ध्यान देना, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। लक्षण क्या पढ़ेंगे? लक्षण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सभ्यता के लक्षण। सभ्यता के, देखिए मेरा पढ़ाया हुआ समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? अगर प्लीज आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में बता देना मेरे को, मैं कुछ और तकनीकें लगाकर आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? सभ्यता के लक्षण। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सभ्यता के लक्षण के अंदर हमारे पास आता है नगरीय जीवन। देखना, सबसे पहले लक्षण है इसके कि नगरीय जीवन। ध्यान देना, क्या बताया मैंने? नगरीय जीवन। नगरीय जीवन कैसे जी सकते हैं हम? इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए ध्यान देना, नगरीय जीवन ग्रामीण बस्तियों से विकसित होकर शहरों का, ग्रामीण किसका? ग्रामीण बस्तियों से, ग्रामीण बस्तियों से, बस्तियों से विकसित होकर शहरों का, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ग्रामीण बस्तियों से विकसित होकर शहरों का, क्या? शहरों का निर्माण, क्या हो गया? शहरों का निर्माण हो गया। शहरों का निर्माण और सुन सुनियोजित जीव, जित जीव। ध्यान देना, क्या कहना चाहता है? जीवन। ध्यान देना, नगरीय जीवन। नगरीय जीवन सभ्यता के अंदर लक्षण बता दूंगा। एक तो हो गया हमारे पास नगरीय जीवन। नगरीय जीवन किस प्रकार से? जैसे ग्रामीण बस्तियां हैं, हमारी गांवों की जो बस्तियां हैं, उसका विकास करके शहरों का निर्माण करना या उनका सुनियोजित करना, ये सुनियोजित जीवन ही क्या है? नगरीय जीवन है। जो इसके लक्षण है, जो सभ्यता के लक्षण है। दूसरा लक्षण हमारे पास क्या है? श्रम विभाजन। क्या? श्रम विभाजन। दूसरा हमारे पास लक्षण है इसका श्रम। श्रम जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बता रहा हूं, श्रम विभाजन। देखिए ध्यान देना, क्या बता रहा हूं आप लोगों को। क्या बताया मैंने? श्रम विभाजन। समाज के लोगों, ये शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, मैं बोल के बता देता हूँ। लोगों का अलग 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 है, अलग अलग व्यवसाय। देखो, समाज के लोगों का अलग अलग व्यवसाय। व्यवसाय जैसे, जैसे हो गई खेती, हो गई कृषि, हो गई कृषि, हो गई वो क्या हो गया? व्यापार हो गया। किसी चीज का व्यापार करना ही व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, जिसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। शिल्प, शिल्प जानते हो आप? चित्रकारी, नक्काशी करना, शिल्प आदि में, आदि में बांटना, यानी कार्य। श्रम का अर्थ होता है हमारे पास अच्छा कार्य, मेहनत का कार्य। जैसे समाज के लोग हैं, उनके जो अलग अलग व्यवसाय, व्यवसाय है, व्यवसायों में बांटना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। जैसे व्यवसाय, जैसे कृषि हो गई, खेती हो गई, कि खेती कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, नक्काशी कौन करेगा, समाज को, समाज के जो लोग हैं उनको इन कामों के अंदर बांट देना क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। यानी कि श्रम का मतलब मेहनत के कार्य को अलग अलग लोगों में बांट देना ही श्रम विभाजन कहलाता है। और तीसरा हमारे पास आता है बंदा शासन व कानून। अब ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। शासन व कानून।
अब ध्यान दें, शासन क्या होता है? या शासन वह कानून के अंदर समाज को सुचारू सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम नियम सरकार या प्रशासन। ध्यान देना बच्चा, क्या कहना चाहता हूं, ध्यान देना। नगरीय जीवन हमने पढ़ा कि जो ग्रामीण की जो सॉरी गांवों की जो बस्तियां उनका विकास करके शहरों का निर्माण करना और सुनियोजित जीवन को जीना ही नगरीय जीवन कहलाता है, जो सभ्यता के अंतर्गत आता है। फिर आता है उसके अंदर श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का अर्थ होता है समाज के लोगों को अलग अलग कार्यों या व्यवसायों में बांटना। अलग अलग व्यवसायों और या व्यापारों में बांटना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन। अब व्यवसाय कौन कौन से हो सकते हैं? खेती हो सकती है, व्यापार हो सकता है। व्यापार किसी भी चीज का हो सकता है, मछली का बेचना, केला वगैरह, फल फ्रूट बेचना, सब्जी बेचना, वो सब व्यवसाय के अंदर आते हैं। शिल्प कार्य, नक्काशी करना, चित्रकारी करना, वो शिल्प कार्य होता है सब आदि। इन सब में बांटना ही श्रम विभाजन कहलाता है। अब नगरीय जीवन हो गया, सुनिश्चित जीवन जी रहे हैं, श्रम विभाजन भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस जो वो नगर है, ये जो नगर है, बस्तियों से विकसित होकर जो नगर बना है, जिस नगर का निर्माण हुआ है, या सुनिश्चित जीवन जी रहे हैं, जिनके अंदर लोगों को अलग अलग व्यवसायों में बांट दिया है, तो वहां पर कानून व्यवस्था या शासन होना जरूरी है। तो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अब सुचारू का मतलब होता है अच्छे तरीके से चलाना ही सुचारू कहलाता है। सुचारू का मतलब, अब जैसे हमारा जो गांव है या हमारा जो नगर है वो विकसित हो गया, उसके अंदर लोगों को व्यवसायों के अंदर बांट भी दिया हमने, श्रम हमने कार्य भी करा दे। अब क्या हो गया कि किसी बंदे को कोई कार्य पसंद नहीं आया और दूसरा बंदा उसे जबरदस्ती करवा रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। उस झगड़े को मिटाने के लिए क्या होंगे? नियम होंगे, सरकार बन गई, प्रशासन बन गए, कुछ लोग हो गई, वो उन व्यवस्थाओं का होना ही शासन व कानून कहलाता है। यानी कि अच्छे ढंग से, कि वो लड़ाई झगड़ा ना करके, उनको शांत करके, उनको जो उनका जो काम है उसको अच्छी तरीके से बांट के, जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है उसको थोड़ा अलग कार्य देके उसको मना के उस समाज को सुचारू ढंग से चलाना शासन व कानून कहलाता है, जिसके अंदर सरकार बन गई और प्रशासनिक लोग होते हैं। प्रशासन होता है हमारा, जैसे अब आज का जो हमारी सभ्यताएं है, वो कौन सी सभ्यता? वो यही तो है, लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारे देश में, भारत देश में, तो प्रशासन होगा, पुलिस हो गई, जैसे आर्मी हो गई, वो सब प्रशासन के अंदर आते हैं। उनकी व्यवस्था होना, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया शासन, ये शासन में कानून हो गया। तीसरा नंबर हो गया। अब हमारे पास चौथा नंबर क्या आता है? लिखित भाषा। लिखित भाषा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि भाषा हमारी देवनागरी है, उसी प्रकार भाषा का होना या लिपि, भाषा सॉरी हिंदी है और लिपि देवनागरी है। इसमें क्या आता है? संचार और रिकॉर्ड रखने के लिए एक मान मानकीकृत मानकीकृत लिपि, अभी बात आ गई ना, लिपि या लेखन प्रणाली का विकास होना। अब हम पढ़ेंगे विकास प्रणाली। तो जैसे हम शासन व कानून को पढ़े थे,
अब आता है हमारे पास लिखित भाषा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि संचार और रिकॉर्ड रखने, ये जो भाषा है, भाषा जो लिखित भाषा है वो संचार के रूप में कार्य करती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह को किसी समाचार को भेजना, रिकॉर्ड रखना, हम क्या कार्य कर रहे हैं या किसी को क्या देने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, वो सब रिकॉर्ड रखना। एक रखने के लिए एक मानकीकृत लिपि, लिपि बोल सकते हैं उसको, या लेखन प्रणाली जिसका विकास होता है, वो सब सभ्यता के अंदर आता है। तो ये थी आपका सभ्यता की परिभाषाएं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।